तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी देखने को मिल रही है। शुरुआत में यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान की धरती पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पर यहाँ पर हमला किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर यहाँ पर मिसाइल से और ड्रोन से यहाँ पर घरों को तबाह कर दिया और उसमें कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा तिलमिला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कह दिया ईरान को कि भाई इसके यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान ने इस हमले को ये कहते हुए जायज़ ठहराया कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया, हमने कोई भी पाकिस्तान के किसी भी लोग को निशाना नहीं बनाया है और हम यहाँ पर पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिलेशन वाली थी, भाई बेइज्जती की गई कि भाई ईरान जैसा देश यहाँ पर हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जो बिल्कुल भी नामंजूर है। यहाँ पर ये जो है हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसने यहाँ पर ये बोल दिया पाकिस्तान ने कि भाई इसके नतीजे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 42 आवर्स, यानी कि यहाँ पर एक दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर पाकिस्तान ने ईरान को रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के अंदर जाकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक की और यहाँ पर कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। और पाकिस्तान ने खुद इसके बाद यहाँ पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पर ईरान की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पर जो हमला किया है वो यहाँ पर किसी भी आर्मी ऑफिसर को नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर हमला किया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है कि कहीं ये जो दो देश हैं इनके बीच में यहाँ पर युद्ध ना हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो मामला ही ऐसा है कि दोनों ने एक दूसरे के देशों के ऊपर यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया और इसके अलावा पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान का जो राजदूत है उसको तो यहाँ से भगा ही दिया और साथ में जो अपना जो राजदूत ईरान में है उसको वापस बुला लिया है। जबकि यहाँ पर इस पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान ने भी यहाँ पर पाकिस्तान के राजदूत को यहाँ पर तलब कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो किया गया है उसके पीछे की वजह क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है और यहाँ पर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इजराइल गाज़ा वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर वॉर हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में टेंशन है। यहाँ पर भारत ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान का समर्थन दिया है, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली यहाँ पर ईरान का समर्थन किया। वैसे तो देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर ये जो चल रहा है मामला ये दो देशों के बीच में का मामला है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पर ईरान का समर्थन किया और ये बोला है कि भाई यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर अपने देश की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो एयर स्ट्राइक है वो कर सकते हैं। जैसे कि भारत ने भी किया था पाकिस्तान के बालाकोट में, भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के टेरर कैंप थे बालाकोट में उसको यहाँ पर उड़ा दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर ईरान की जो कार्यवाही है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में आ गया है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान उसका कट्टर दुश्मन है, जबकि जो पाकिस्तान है उसका यहाँ पर एक एलाई समझ लीजिए, मेजर नॉन नेटो एलाई के रूप में यहाँ पर पाकिस्तान को डिजाइनेटेड कर रखा है और यहाँ पर काफ़ी सारी मदद भी अमेरिका पाकिस्तान की करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अमेरिका है वो ये चाहता है पाकिस्तान से कि ईरान को यहाँ पर वो इंगेज करके रखे, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रखी है और यहाँ पर इजराइल के ऊपर आगे दिन यहाँ पर हमले भी होते रहते हैं और इजराइल भी इनके ऊपर हमला करता रहता है। तो यहाँ पर जो है इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो दो देश है वो अमेरिका और इजराइल है और इजराइल के भी दो सबसे बड़े जो दुश्मन देश है वो ईरान इसमें वन ऑफ द वन है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में वॉर देखने को मिल सकती है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि दोनों की जो मिलिट्री है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में जो युद्ध की संभावना है वो कितनी ज़्यादा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यहाँ पर पाकिस्तान। तो दोनों देशों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए उसकी जनसंख्या भी बढ़िया होनी चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग 22-23 करोड़ के आसपास है। जबकि हम ईरान की बात करें तो ईरान की लगभग आप समझ सकते हैं कि 8-9 करोड़ के आसपास होगी, इतनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच की जो चीज़ें हैं वो ये है कि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, यानी कि यहाँ पर शिया इस्लाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, जबकि जो पाकिस्तान है वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों देश है उनके बीच में यहाँ पर आइडियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इन दोनों देशों के बीच में इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी हमें तनाव देखने को मिल जाता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छी दोस्ती कभी रही भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बजट की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री का बजट है, टोटल बजट है 10 बिलियन US$, यानी कि 80-82 हज़ार करोड़ रुपए इंडिया के। और अगर हम यहाँ पर ईरान के बजट की बात करें तो ईरान का जो बजट है लगभग 6 से 6.5 बिलियन US$ है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पैसों की
तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो पैसा है वो यहाँ पर मिलिट्री के पास जाता है, पाकिस्तान में $10 बिलियन के आसपास। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईरान के पास 6-6.5 बिलियन US तो जाते ही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर जो तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसका 20% की जो कंपनियां हैं वो IRGC के पास है, यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो एक आर्मी का ही एक अंग है और यही सारी चीज़ें जो है ऑपरेट करता है। तो पैसों की कोई कमी यहाँ पर ईरान की आर्मी के पास नहीं है, भले से उसका जो बजट है वो अलग हो, लेकिन यहाँ पर जो साइड चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईरान के फेवर में है और ईरान के पास यहाँ पर जो तेल की पावर है वो तो है ही यहाँ पर, जबकि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर अपना जो पैसा है वो तेल के ऊपर ही खर्च करता है, उसके पास यहाँ पर कोई भी भंडार नहीं है तेल का। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो ईरान के पास जाती है। और रिसेंटली यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का जो है एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल कर आई है कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर ईरान को आउट नंबर कर देता है पावर में। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 9th है, यानी कि टॉप 10 में आता है वो। लेकिन यहाँ पर जो अगर ईरान की बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है वो 14वीं है, यानी कि 14 नंबर का सबसे पावरफुल देश यहाँ पर कौन सा है, ईरान है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के फेवर में चली जाती है। और अगर हम यहाँ पर लैंड पावर की बात करें तो लैंड पावर में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले करती है वो होती है टैंक। तो टैंक जो है यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास 3700 कुछ है, जबकि यहाँ पर अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ पर 2000 से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के फेवर में चली जाती है कि पाकिस्तान के पास लगभग डबल टैंक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जो आर्मर्ड व्हीकल है, यानी कि ऐसे व्हीकल्स है जिस पर गोलीबारी का असर नहीं होता है और यहाँ पर जो सैनिक है उसको ले जाया जा सकता है, तो वो जो आर्मर्ड व्हीकल है उसके वो जो है यहाँ पर ईरान के पास ज़्यादा है। ईरान के पास 65,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 50,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है। लेकिन यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो होते हैं MLRS, तो वो जो है वो ईरान के पास ज़्यादा है। ईरान के पास लगभग 700 के आसपास है, जबकि पाकिस्तान के पास 600 के आसपास है। और अगर हम यहाँ पर नेवल पावर की बात करें तो नेवल पावर में यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू ईरान। क्योंकि देखा जाए तो ईरान की जो नेवी वगैरह है ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के पास वो 114 वेसल्स है, जबकि यहाँ पर जो ईरान है उसके पास लगभग 101 के आसपास है। और वो जो 101 है वो भी यहाँ पर छोटे छोटे ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की नेवी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है किसी देश की एक स्ट्रेंथ को नापने के लिए तो होती है इसकी एयरफोर्स। क्योंकि देखा जाए तो एयरफोर्स से आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आप यहाँ पर बॉम्बिंग कर सकते हो और यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर तबाह कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान के पास लगभग 550 एयरक्राफ्ट है, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास यहाँ पर लगभग 1400 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी शामिल है, फाइटर जेट भी शामिल है, यहाँ पर सर्विलांस वाले जो विमान है वो भी शामिल है, यहाँ पर ट्रेनिंग विमान भी शामिल है। तो यहाँ पर जो क्लियर कट विनर है एयरफोर्स के मामले में वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पास यहाँ पर ईरान से 3 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान यहाँ पर इस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लैंड में भी, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें यहाँ पर ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है, और वो है ड्रोन्स मामले में। क्योंकि देखा जाए तो ड्रोन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देशों में तबाही मचा रहा है ईरान के ड्रोन। यहाँ पर चाहे मुहाजिर हो, चाहे वो कोई बहुत सारे कामिकाज़े ड्रोन्स हो यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ड्रोन हो जो यहाँ पर अमेरिका से पकड़े हो और यहाँ पर उसकी कॉपी कर ली गई है, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी कि खोल खाल के उसके जैसे ही सारी चीज़ें बना देना। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर जो ड्रोन के मामले में जो ईरान है वो यहाँ पर पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है ड्रोन के मामले में। आए दिन यहाँ पर इंडिया में जो है वो तस्करी करता रहता है, और यहाँ पर कई सारे जो एयरबेस है उसके ऊपर भी मंडराते हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें है, और यहाँ पर जो ड्रोन का मामला है वो ईरान ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जो तीनों कैटेगरी है उसमें यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन एक चीज़ से यहाँ पर पाकिस्तान क्लियर कट विनर बन जाता है, और वो है न्यूक्लियर आर्सेनल। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के पास यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। यहाँ पर इंडिया के साथ साथ ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता था। जैसे इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आए वैसे ही पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गए, और पाकिस्तान के पास लगभग 170 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स आपको मिलेंगे। लेकिन जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईरान के पास यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम तो है, और ईरान बनाना भी चाहता है, लेकिन अभी तक वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया जिससे वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को बना पाए। और यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर जो अमेरिका और ईरान, इजराइल है, वो यहाँ पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने देंगे भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, उनके यहाँ पर
जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती है उनके ऊपर सैबोटाज कर दिया है ताकि यहाँ पर ईरान यहाँ पर बना ना पाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और यहाँ पर एक काफ़ी तगड़ी यहाँ पर वो जो है अपनी मिलिट्री स्टैंड बना लेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली है और यहाँ पर मिसाइल भी उसके पास रेडी है, उसका स्पेस प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पर ईरान का। तो यहाँ पर जो स्पेस प्रोग्राम में जो रॉकेट शामिल होते हैं वही यहाँ पर ICBM की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ पर सैटेलाइट रखे जाते हैं ना रॉकेट में, वहीं पर ही न्यूक्लियर वेपन भी रखे जा सकते हैं और यहाँ पर कहीं पर भी वे मार सकते हैं। लेकिन इसकी जो रेंज है वो 2000 से ज़्यादा किलोमीटर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेट माना जाता है। उनके पास यहाँ पर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ईरान की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान की मानी जाती है। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर ईरान जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और वो ये चीज़ है कि उसकी प्रॉक्सीज़, क्योंकि देखा जाए तो प्रॉक्सीज़ को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो प्रॉक्सीज़ है वो यहाँ पर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं ताकि यहाँ पर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा जा सके। जैसे कि सीरिया में उसकी प्रॉक्सीज़ मिलेगी, इराक में उसकी प्रॉक्सीज़ मिलेगी, लेबनान में हिजबुल्लाह नाम की सबसे बड़ी प्रॉक्सीज़ है वो है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी कौन सी है? हिजबुल्लाह को माना जाता है। और यहाँ पर हमास भी एक प्रॉक्सीज़ है, इस्लामिक जिहाद भी उसकी एक प्रॉक्सी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यमन में जो हुती रिबेल्स है जो यहाँ पर रेड सी में आने वाले जहाज़ों को अटैक कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ईरान की प्रॉक्सीज़ है। तो प्रॉक्सी के मामले में यहाँ पर जो ईरान है वो क्लियर कट मेजॉरिटी में है और यहाँ पर किसी भी देश को यहाँ पर परेशान कर सकता है वो। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी अपनी बहुत सारी प्रॉक्सीज़ बनाई है। यहाँ पर कश्मीर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले किए गए हैं अपनी प्रॉक्सीज़ की वजह से, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए जितने यहाँ पर ईरान की प्रॉक्सी सक्सेसफुल हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है और ईरान जो है वो प्रॉक्सीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। लेकिन यहाँ पर नंबर डोंट मैटर। आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पर रशिया एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री माइट है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने उसको यहाँ पर जो है ठंडा कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और नंबर जो है वो मैटर नहीं करते इतने ज़्यादा, मैटर करती है उनकी स्ट्रेंथ, उनके पास क्या क्या सामान है और उनकी जो विल पावर है वो यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ अभी इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही देशों ने यहाँ पर जो क्लेम किया है वो यहाँ पर आतंकवादियों के ऊपर हमला करने का क्लेम किया और यहाँ पर किसी भी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया है। जबकि यहाँ पर दोनों ही देशों ने यहाँ पर दोनों देशों की जो है सोवरेनिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की है कि भाई यहाँ पर सोवरेनिटी की हम इज्जत करते हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कभी भी इस तरह की जो कभी चीज़ें सामने नहीं आई है। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में भी आए ना, हो सकता है कि यहाँ पर युद्ध हो जाए, लेकिन अभी के लिए चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और दोनों देशों के जो मिलिट्री पर्सनल है उन्होंने हो सकता है कि बैकडोर चैनल से यहाँ पर सारे के सारे मामले सुलझा दिए हों, क्योंकि यहाँ पर जैसे इन दोनों ने अटैक किया उसके बाद यहाँ पर ऐसी कोई सी भी चीज़ सामने निकल कर नहीं आई जिससे दोनों देश यहाँ पर युद्ध चाहते हैं। युद्ध यहाँ पर दोनों देशों में से कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि भाई वो एक युद्ध बर्दाश्त कर सके। भाई वो युद्ध नहीं करना चाहता, उसकी इकोनॉमी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वो यमन में भी जो है इंगेज है, हिजबुल्लाह के साथ में भी इंगेज है, वो हमास के साथ में भी इंगेज है। तो ईरान जो है वो इतने सारी जगहों पर इंगेज है, तो वो भी नहीं चाहता कि उसका एक और फ्रंट खुल जाए पाकिस्तान की तरफ का। तो दोनों ही देश यहाँ पर युद्ध बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और अगर दोनों देश यहाँ पर युद्ध करेंगे तो दोनों ही देश यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो सामने निकल कर आ रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।